नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बैलेंस शीट क्वेश्चंस के बारे में। जॉब इंटरव्यू के लिए, अगर आप अकाउंटेंट के जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपसे। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और जो कि अकाउंटिंग से भी लिंक होते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, कैपिटल और रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है, एक होती है कैपिटल नेचर की, एक होती है रिवेन्यू नेचर की। रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जो कि डे टू डे बेसिस पे होती है। जैसे आपने सेल किया या कोई सर्विस दी, वहाँ से आपकी रिवेन्यू जनरेट हो रही है। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये कभी कभार होती हैं और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती हैं। जैसे कि कोई आपने मशीनरी परचेज कर ली, कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, जैसे कि एक फिक्स एसेट्स परचेज करते हो आप, तो ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हो गई। फिर अगला पूछते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि करंट एसेट माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, जो करंट एसेट डे टू डे बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकलता है। अब करंट एसेट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बैंक, कैश, डेटर, ये सारे करंट एसेट्स के पार्ट हैं। स्टॉक करंट एसेट्स के पार्ट्स हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो गया, एक्सपेंसेस पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये लायबिलिटीज़ हो गई। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट जो हाथ में आएगा वो वर्किंग कैपिटल निकलेगा। अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन क्या है? तो अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन है एसेट इजकल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। हाँ जी दोस्तों, इसको मेज़र करने के लिए एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी बिजनेस का यूज़ किया जाता है। एसेट निकालने के लिए लायबिलिटी प्लस ऑनर कैपिटल निकालेंगे तो एसेट निकल जाती है, और अगर आपको लायबिलिटी निकालना है तो एसेट माइनस ऑनर्स इक्विटीज़, तो वहाँ से लायबिलिटी निकल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंटिंग जो है और ऑडिटिंग, ये दोनों तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, बिजनेस की जो भी डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसकी ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जबकि ऑडिटिंग इसके विपरीत है। ऑडिटिंग इन कामों को चेक किया जाता है कि क्या जो डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड की गई हैं ट्रांजैक्शन, जो एंट्रियां की गई हैं अकाउंटिंग की, क्या वो सही है या गलत, इनकी चेकिंग ही ऑडिटिंग कहलाती है। गलत है तो उनको करेक्ट करना, गलत क्यों है तो रीज़न ढूंढना, उसकी एक रिपोर्ट बनाना। ट्रेड बिल्स का मतलब क्या है? ट्रेड बिल्स का मतलब हो गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जनरेट होता है उसे आप ट्रेड बिल्स कह सकते हैं। जैसे परचेज बिल, एक्सपेंसेस बिल, सेल बिल, ये सब ट्रेड बिल्स के अंदर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब है, या डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है। तो देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर जो रूल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगी तो एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। इसको ही यहाँ पे डुअल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग का कंसेप्ट, अकाउंटिंग जो डुअल एंट्री वाली होती है बुक कीपिंग, वो ये 3 रूल है, इसे अकाउंटिंग का गोल्डन रूल भी बोला जाता है। इसी 3 रूल के बेसिस पे डेबिट एंड क्रेडिट होती है ट्रांजैक्शंस। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का केस है। पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया किसी इंडिविजुअल्स का अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है, तो उसको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बोला गया है। तो रिसीवर जो होगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उससे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक्स ने बी को पेमेंट करी, बी को पैसे लेने थे एक्स से, तो बी अपने बुक्स के अंदर एंट्री क्या करेगा, एक्स को क्रेडिट करेगा क्योंकि पैसे इसको मिले, तो गिवर को क्रेडिट कर दिया। और कैश आया तो कैश को डेबिट, बैंक आया तो बैंक को डेबिट, बैंक या कैश जो भी आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रियल अकाउंट का केस है, रियल अकाउंट का केस का मतलब हो गया इसके अंदर ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। डेबिट व्हाट कम्स, जो आया उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज,
जो गया उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई आपने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, पार्टी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जिससे भी आपने खरीदा है। इसी प्रकार से अगर कोई पेबल है, ये तो एसेट की बात है, एसेट आया डेबिट कर दिया, पार्टी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, पार्टी अकाउंट लायबिलिटी बन गई यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस पेबल होता तो एक्सपेंसेस पेबल को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस पेबल को अगर आप पे कर रहे होते या एक्सपेंसेस पेबल जनरेट कर रहे होते तो उस केस में एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट होता और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता, ठीक है। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट का केस। नॉमिनल अकाउंट के केस में सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, सभी इनकम को क्रेडिट करते हैं। कोई भी एक्सपेंस आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए स्टेशनरी एक्सपेंस, आपने स्टेशनरी खरीदी, एक्सपेंस किया, तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट होगा, और अगर कैश में खरीदा है तो कैश क्रेडिट होगा। बैंक से खरीदा है तो बैंक क्रेडिट होगा, या पार्टी से खरीदा है तो पार्टी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये 3 रूल के बेसिस पे ड्यूअल एंट्री बुक कीपिंग चलती है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट, देखो डेबिट नोट को जनरली आप परचेज रिटर्न भी बोल सकते हो, और क्रेडिट नोट को जनरली आप सेल रिटर्न भी बोल सकते हो। अगर मैं डेबिट नोट दूंगा तो सामने वाली पार्टी उसे क्रेडिट नोट में एंटर करेगी, और अगर मैं क्रेडिट नोट दूंगा तो सामने वाली पार्टी डेबिट नोट में एंट्री करेगी। एक चीज़ को और भी ध्यान रखना, अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ तो सामने वाली पार्टी क्रेडिट करेगी। जब भी अगर आप पार्टी अकाउंट का रिकन्सिलेशन करोगे, पार्टी के लेजर्स को मिलाओगे, तो जो ट्रांजैक्शन आपके पास डेबिट होगी वो ट्रांजैक्शन उधर क्रेडिट हो रही होगी उनके लेजर में, और जो ट्रांजैक्शन आपके पास डेबिट हो रही है उनके लेजर में वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही होगी। तो डेबिट नोट जनरली परचेज रिटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं, और क्रेडिट नोट जनरली सेल रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। और डेबिट नोट का यूज़ पार्टी के अकाउंट को डेबिट करने के लिए किया जाता है, और क्रेडिट नोट का यूज़ पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी का बैलेंस क्रेडिट में होगा, आउटस्टैंडिंग जो आपको देना होगा। जब आप डेबिट नोट डालेंगे तो उसका बैलेंस कम होगा, मतलब परचेज रिटर्न एक तरह से हो गया। यहाँ पे उसके अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, उसका आउटस्टैंडिंग में इफेक्ट जो है जाएगा और उसके बैलेंस को वो माइनस करेगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, डेबिट नोट का यूज़ पार्टी के अकाउंट को डेबिट करने के लिए, क्रेडिट का नोट का यूज़ पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए करते हैं। अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। उसके बाद समझते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हो गया कि ऐसे एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह के एसेट्स को आप फील कर सकते हो, जैसे गुडविल को आप फील कर सकते हो, राइट्स उसको आप फील कर सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब जर्नल एंट्री या जर्नल लेजर या जर्नल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखो, जर्नल एंट्री या जर्नल लेजर एक ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर आप किसी भी एंट्री को कर सकते हैं, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो। इनकी सबकी एडजस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे परचेज के लिए परचेज एंट्री होती है, परचेज में जाके करना होता है। सेल के लिए सेल होती है, पेमेंट के लिए पेमेंट होती है, कॉन्ट्रा के लिए कॉन्ट्रा होती है, रिसीट्स के लिए रिसीट्स होती है। लेकिन जर्नल एंट्री ऐसी होती है जिसका आप किसी भी ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो जर्नल एंट्री को। बैलेंस शीट अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट अकाउंट का मतलब हो गया कि ऐसा अकाउंट जिसको क्लोज नहीं करते हम लोग, इसको फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लेके जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको बैलेंस शीट अकाउंट बोलते हैं। कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको हम सेटल नहीं करते, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ओवरहेड अकाउंटिंग क्या होती है? ओवरहेड अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर की, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कंपनी के, वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं, ओवरहेड अकाउंटिंग होती है। जैसे रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटीज़, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तमाम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए। अब समझते हैं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। कंपनी के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या दिखाता है? ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो ये बताती है कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा करंट पीरियड के अकॉर्डिंग। क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में इनकम टैक्स कंपनी एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होता है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से अलग चलता है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग चलता है।
उसके वजह से यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो डेप्रिसिएशन कंपनी अकाउंट और इनकम टैक्स अकाउंट के अकॉर्डिंग बनता है, और जो टैक्स पेबल बनता है वो दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन होती है। नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन अलग होती है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन अलग होती है, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। हालांकि मैंने बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि कंपनी के बैलेंस शीट को कैसे फाइनल करते हैं या कैसे बनाते हैं, उसमें डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन बता रखी है, जाके देख सकते हैं आप। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब हो गया कि एज पर बुक्स के हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या है, और एज पर बैंक के हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या है, उसकी मैचिंग ही यहाँ पे हम इसे बैंक रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। क्योंकि कई बार हम पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं और वो पर्सन 3 महीने बाद या 2 महीने बाद चेक को डालता है, क्योंकि चेक की जो वैलिडेशन होती है वो 3 महीने की होती है, तो हो सकता है कि वो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद डाले। 3 महीने के बाद डालेगा तो वो वैलिड होगा ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस बुक के बैलेंस से मैच करना ही बैंक रिकन्सिलिएशन कहलाता है। एसेट और लायबिलिटी अकाउंट क्या हो गया? तो दोस्तों देखो, एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट, अकाउंटिंग में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक ऐसे अकाउंट जो एसेट क्रिएट करती है, और एक ऐसे अकाउंट जो लायबिलिटी क्रिएट करती है। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो आपकी वो एसेट बना रहा है, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक साइड तो आपकी बनती है लायबिलिटी और एक साइड बनता है आपका स्टॉक। कोई लोन ले रहे हैं तो एक साइड बनेगा आपका लायबिलिटी और एक साइड जाके बनेगी एसेट, क्योंकि पैसा बैंक में आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन इधर लोन अकाउंट भी बढ़ जाएगा, तो एक लायबिलिटी बनाएगा, एक एसेट बनाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जब फ्यूचर के एक्सपेंस एडवांस में करंट ईयर में कर दिया जाता है तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। इस वजह से फ्यूचर के एक्सपेंस को हम करंट अकाउंटिंग के अंदर, करंट ईयर के बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आप फ्यूचर के एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्यूचर के इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप अकाउंटिंग का कंजर्वेटिव कंसेप्ट देख सकते हो, जिसके अंदर बोलते हैं कि फ्यूचर के एक्सपेंस को तो आप रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट यानी इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस लिया आपने, 6 महीने का इस ईयर का है, 6 महीने नेक्स्ट ईयर का है, तो वो हम इसी ईयर में बुक कर लेते हैं। 6 महीने इस ईयर का बुक किया, 6 महीने का प्रीपेड एक्सपेंसेस बन गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होगा वो एसेट बना देगा बैलेंस शीट के अंदर। आप 6 महीने का एक्सपेंस तो अभी बुक कर सकते हो आप, और 6 महीने के प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में आप एसेट साइड लेके जा सकते हो। 6 महीने के एक्सपेंस का क्लेम आपको P&L के अंदर मिल जाएगा। 6 महीने का एक्सपेंस आप प्रीपेड एक्सपेंस में डाल के एसेट में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट ईयर में P&L में बुक करके उस एक्सपेंस का जो क्लेम है वो ले सकते हो। इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस पेबल क्या होता है? एक्सपेंसेस पेबल का मतलब हो गया कि भाई एक्सपेंस तो मैंने आज कर दिया, लेकिन इसकी पेमेंट मैं नेक्स्ट ईयर में करूँगा या 6 महीने बाद करूँगा, तो पेबल बन गया। तो उस खर्चे को मैं बुक कर लेता हूँ करंट ईयर में, लेकिन उसकी पेमेंट होती है नेक्स्ट ईयर में। यहाँ भी कंजर्वेटिव कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है कि एक्सपेंसेस, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर के इनकम को बुक नहीं कर सकते। एक्सपेंस फ्यूचर का मिल जाता है हमें। ड्यूटी एंड टैक्सेस का मतलब क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर सारे टैक्स के लेजर होते हैं, स्टैट्यूटरी से रिलेटेड होता है, जैसे GST का लेजर, TDS के लेजर्स, ये सब ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसका फर्म के अंदर यूज़ किया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बीच। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बैलेंस शीट से रिलेटेड आपके जॉब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।